नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि इक्विलिब्रियम क्या होता है, हम किस तरह से उसको निकालते हैं। अब हमने लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम निकालना है। लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में कोई रिएक्शन हो रहा है तो उसका रेट क्या है, या बैकवर्ड रिएक्शन में कोई रिएक्शन हो रहा है तो उसका रेट क्या होता है। जैसे सपोज कीजिए आपके पास एक रिएक्शन है, ठीक है, जैसे A+B गिव राइज टू C। अगर मैं पूछूं व्हाट इज़ द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, फॉरवर्ड रिएक्शन का मतलब है कि जो रिएक्शन आगे की तरफ जा रहा है उसका रेट क्या है। तो ऑलवेज सी के बनने का रेट, फॉरवर्ड डायरेक्शन मतलब सी के बनने का क्या रेट है, क्या स्पीड है, तो सी के बनने का रेट या स्पीड हमेशा ए और बी पर ही डिपेंड करती है। ओके, तो दिस मीन्स द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन किसके ऊपर होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए देन कंसंट्रेशन ऑफ बी। ये हम ऑलरेडी कर चुके थे। अगर मैं इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाऊं, ठीक है, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, आर ओ आर मीन्स रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू प्रोपोर्शनल के साइन को हटाया के कंसंट्रेशन ऑफ ए कंसंट्रेशन ऑफ बी, ठीक है, वेयर के इज़ अ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट होता है या इसको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी बोलते हैं। ओके, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, के की वैल्यू बहुत ही आराम से निकाल सकते हो। तो ये तो था अगर आपके पास सिंपल रिएक्शन है। ओके, अगर आपके पास देखो रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है, सपोज दिस इज योर रिएक्शन बट रिएक्शन इज इन इक्विलिब्रियम, सो दिस वन इज ए प्लस बी गिव राइज टू, पहले ऐसा था एक रिएक्शन में, अगर मैं इसे पीछे भी लगा दूँ दिस इज योर बैकवर्ड रिएक्शन। ओके, अब आपने दोनों रिएक्शन लिखने हैं, रेट फॉरवर्ड का भी, दिस मीन्स ROR रेट ऑफ रिएक्शन किसके लिए, फॉरवर्ड के लिए। तो फॉरवर्ड का पता है मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, मतलब सी का बनना किस पे डिपेंड करेगा, ए और बी की कंसंट्रेशन पर, कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड कंसंट्रेशन ऑफ दिस वन इज बी, ठीक है। अब रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, ठीक है, मतलब जो पीछे को रिएक्शन हो रहा है, अब ए और बी का बनना किस पे डिपेंड करेगा, सी पे। तो ROR ऑफ बैकवर्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन, तो किस पे करेगा, ओनली सी पे। ओके, तो सेम आपका यही एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है। दिस इज, देखो आपके पास कोई प्रोडक्ट है A+B, ये जो स्मॉल ए और स्मॉल बी है ये कॉफिशिएंट होते हैं। जैसे आपने कई रिएक्शन देखे हैं N2+H2 गिव राइज टू NH3, तो यहाँ देखो 2 लगाया होता है, कभी 3 लगाया होता है, तो ये 2 और 3 इज अ कॉफिशिएंट। वैसे ये स्मॉल ए और स्मॉल बी कॉफिशिएंट होते हैं। ओके, नाउ अब ये जो कॉफिशिएंट है देखो, अब लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम क्या बोलता है, वही जो हमने पहले इतने टाइम से कर रहे हैं, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन किसके बराबर होगा, चाहे वो रेट फॉरवर्ड का हो चाहे वो बैकवर्ड का हो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये आपको पता है दिस इज योर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट क्या होता है, ये जो आपने कंसंट्रेशन का टर्म लगाया था, जब भी हम किसी चीज़ को मल्टीप्लाई करते हैं जैसे A इंटू बी, तो बोलते हैं दिस इज अ ए बी का प्रोडक्ट है, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन दिस ब्रैकेट ऑफ रिएक्टेंट वही था, प्लस ईच रेज टू द पावर, ठीक है, उसका स्टोक्योमेट्रिक कॉफिशिएंट। जैसे सपोज कीजिए इफ यू हैव दिस इज A 2A प्लस 2B गिव राइज टू C, तो अगर अपने रेट ऑफ रिएक्शन निकलना है तो ROR, जैसे मैं बोलूँ फॉरवर्ड के लिए लिखो, फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, तो कंसंट्रेशन ऑफ A डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ठीक है। अब ये जो 2 है ये इसके पावर में चला जाएगा 2 अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, और कंसंट्रेशन ऑफ B की पावर भी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। दिस इज योर लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, ठीक है। सिमिलरली यहाँ देखो दिस इज योर प्रोडक्ट, देखो फिर KAA की पावर डाल दी है यहाँ पे, ठीक है, और दिस इज रेट ऑफ रिएक्शन, इनको हमने क्या कर दिया है, इक्वल ले आए हैं। तो दिस इज योर रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, ठीक है, वेयर KF इज अ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, ठीक है, वेलोसिटी कांस्टेंट फॉर अ केमिकल रिएक्शन। ओके, अब इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है, डेट इज दिस इज योर रिएक्शन। अगर आपको इस रिएक्शन में के की वैल्यू निकालनी है तो किस तरह से निकालेंगे, तो सपोज करो दिस इज योर रिएक्शन, देखो इक्विलिब्रियम का साइन है, इस तरह से 2 हेड है,
दिस इज मीन्स इक्विलिब्रियम का साइन है। नाउ अप्लाइंग द लॉ ऑफ मास एक्शन, देखो मास एक्शन भी सेम ही चीज़ है, लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम को ही लॉ ऑफ मास एक्शन भी बोलते हैं। ओके, अब यहाँ पे आपके पास दिया है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। जैसे सपोज करो दिस इज योर रिएक्शन, ओके, तो इस रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन फॉर फॉरवर्ड, ठीक है, फॉरवर्ड रिएक्शन के रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, तो देखो आगे का जो रिएक्शन जाएगा वो ए और बी पर डिपेंड करेगा, कंसंट्रेशन ऑफ ए, कंसंट्रेशन ऑफ बी, फिर ठीक है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाया तो इसकी जगह क्या आ गया हमारे पास, के एफ ए, अब बी, के एफ फॉर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, अब आर ओ आर फॉर बैकवर्ड रिएक्शन, तो क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ सी, कंसंट्रेशन ऑफ डी, ठीक है। बैकवर्ड रिएक्शन मतलब किस पे डिपेंड करेगा, देखो फॉरवर्ड सी और डी का बनना ए और बी पर डिपेंड करेगा, ठीक है, ए और बी का बनना सी और डी पर डिपेंड करेगा। जब रिएक्शन आगे को जा रहा है फॉरवर्ड रिएक्शन, जब रिएक्शन पीछे को आ रहा है तो बैकवर्ड रिएक्शन। वैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का जब साइन हटेगा तो के बी, बी फॉर प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड रिएक्शन, कंसंट्रेशन ऑफ सी, देन कंसंट्रेशन ऑफ दिस वन एंड डी, ठीक है। इसको मान लो दिस वन इज इक्वेशन नंबर 1, दिस वन इज इक्वेशन नंबर 2। अब अपने दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देना है, ओके, 1 से 2 को डिवाइड कर दो तो देखो ये आ जाएगा आपके पास कंसंट्रेशन ऑफ सी इंटू कंसंट्रेशन ऑफ डी, ए इंटू बी, के एफ, और देखो दो कंसंट्रेशन को हम मान लेते हैं सीधे के, तो देखो के की वैल्यू क्या आ गई, कंसंट्रेशन ऑफ सी, कंसंट्रेशन ऑफ डी एंड कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी। तो आप देखो इसको किस तरह से डिफाइन कर सकते हो, तो लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम या केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इक्वल टू रेशियो ऑफ, ठीक है, डिवाइड को हमेशा रेशियो से डिपेंड करता है, ये डिवाइड डिवीजन है, तो रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो सिंपल सा मेथड है आपके पास, ठीक है। ये देखिए ये सारा का सारा इसी में किया है। अब ये केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में दिया है तो आप बड़े आराम से इस इक्वेशन को यहाँ पे निकाल सकते हो, ठीक है। अब इसमें नेक्स्ट है हमारे पास फैक्टर अफेक्टिंग इक्विलिब्रिया। अब इक्विलिब्रियम के ऊपर कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं तो वही देखने हैं। तो फर्स्ट वन इज़ अ ली चटलियर प्रिंसिपल, ठीक है। देखो ली चटलियर प्रिंसिपल क्या बोलता है आपके पास, अगर कोई सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, मतलब कोई रिएक्शन है जो इक्विलिब्रियम में हो गया है, अगर हम उसमें कुछ पैरामीटर अप्लाई करें, ठीक है, सपोज करो एक रिएक्शन है ए प्लस बी, ये इक्विलिब्रियम में चला गया सी प्लस डी, ओके। तो अगर हम इसमें कुछ पैरामीटर चेंज करें, जैसे मानो ये रिएक्शन हो रहा है, हम जानते हैं रिएक्शन होने के लिए हमें पर्टिकुलर वॉल्यूम चाहिए होता है, उसका कोई टेम्परेचर चाहिए होता है, किसी टेम्परेचर पे करवाते हैं और कोई किसी प्रेशर पे करवाते हैं। अगर हम इन तीनों में से किसी भी एक चीज़ को चेंज कर लें, ठीक है, और चेंज करने के बाद इस इक्विलिब्रियम में क्या चेंज आएगा, वही दिया एक साइंटिस्ट ने जिनका नाम था ली चटलियर, ओके। तो इसको बोलते हैं ली चटलियर प्रिंसिपल, ठीक है। इफ अ सिस्टम अंडर इक्विलिब्रियम इज सब्जेक्टेड टू अ चेंज इन टेम्परेचर, प्रेशर और कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन मतलब हम इसके वॉल्यूम के बारे में बात करें या उसके मास के बारे में बात करें, देन इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन सच अ मैनर एज टू रिड्यूस और टू काउंटरैक्ट द इफेक्ट ऑफ चेंज, ठीक है। तो जैसे सपोज करो आपका टेम्परेचर बढ़ा दिया, पहले टेम्परेचर था 20 डिग्री, ठीक है, अब टेम्परेचर बढ़ा के 5 डिग्री सपोज करो बढ़ा दिया और बढ़ के हो गया ये 25 डिग्री, तो ठीक है, ठीक है। तो अब देखिए आपके पास क्या हुआ था, दिस इज योर ए और बी और सी का टेम्परेचर हो गया इतना। हम जानते हैं इक्विलिब्रियम में इसका टेम्परेचर और इसका टेम्परेचर बराबर होना चाहिए, अगर 25 यहाँ है तो यहाँ पर भी 25 होना चाहिए, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम क्या करेगा, या तो आगे चला जाएगा या तो पीछे चला जाएगा, एक ऐसी डायरेक्शन में जाके शिफ्ट हो जाएगा जिसकी वजह से दोनों के बीच में, ठीक है, 25 डिग्री का ही टेम्परेचर रह जाएगा। उसके बाद है आपके पास चेंज इन कंसंट्रेशन, तो कंसंट्रेशन भी आपका चेंज कर सकते हैं। सपोज करो अगर मेरे पास ये इक्विलिब्रियम का रिएक्शन है ए प्लस बी सी प्लस डी, ठीक है, मैंने ए की कंसंट्रेशन बढ़ा दी, बी की कंसंट्रेशन बढ़ा दी, तो इक्विलिब्रियम किस डायरेक्शन में जाएगा, देखो यहाँ कंसंट्रेशन बढ़ गई पर यहाँ पे कंसंट्रेशन नहीं बढ़ी। इक्विलिब्रियम में हमेशा इसका अमाउंट बराबर होता है, अगर इसका अमाउंट बढ़ रहा है तो इसका भी बढ़ेगा बढ़ेगा, तो इक्विलिब्रियम कहाँ जाएगा, उस डायरेक्शन में जाएगा जहाँ अमाउंट को बढ़ाना है ताकि इफेक्ट ख़त्म हो जाए। जैसे इसका अमाउंट है
25, इसका अमाउंट है 30, सॉरी इसका 30 है, इसका 25 है, इसका है 20, ठीक है। तो देखो इसका 25 है तो इक्विलिब्रियम में यहाँ पे भी 25 आना चाहिए। तो इक्विलिब्रियम किस डायरेक्शन में जाए कि दोनों तरफ वैल्यू 25 हो जाए, तो यहाँ तो 25 है तो इक्विलिब्रियम ऐसे जाएगा, आगे को जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। ओके, नाउ इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर। तो ये जो इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर जो आपके पास आता है वो आपके टोटल नंबर ऑफ मोल्स के ऊपर आता है, ठीक है। अगर नंबर ऑफ मोल्स गैस के रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के इक्वल हुए तो प्रेशर का कोई भी इफेक्ट नहीं होता। जैसे मेरे पास इक्वेशन है N2 + H2 गिव राइज टू NH3, ठीक है। एंड यहाँ मैं 2 मोल सपोज करो, वैसे ये बैलेंस नहीं है इस तरह से, पर इस तरह से इक्वेशन है। तो देखो यहाँ पे कितने मोल्स है, N के आगे 1 है, इसके आगे 1 है, तो यहाँ पे टोटल 1 2 मोल्स हो गए। यहाँ पे भी कितने मोल्स हो गए, 2 मोल्स हो गए, ठीक है। देखो तो यहाँ पे रिएक्टेंट के मोल 2, प्रोडक्ट के मोल भी 2 हैं। जब मोल्स आपके पास सेम हो जाएंगे तो आपके पास प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। पर अगर आपके पास डिफरेंट आएंगे तो काफ़ी हद तक इसका इफेक्ट हो जाएगा, डिफरेंट होंगे। नाउ नेक्स्ट है आपके पास, अगर हम प्रेशर को इंक्रीज करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएंगे। तो इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन दैट डायरेक्शन इन विच नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम इज लेस। देखो हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो टेम्परेचर बढ़ाने पर इक्विलिब्रियम आपको उस डायरेक्शन में जाएगा जिस डायरेक्शन में आपके पास नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे तो इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में जाएगा जहाँ हमें मोल्स बढ़ाने हैं। ओके, तो और अगर मोल्स रिएक्टेंट के ज़्यादा है, ठीक है, प्रोडक्ट से, तो हायर प्रेशर विल बी फेवरेबल टू फॉरवर्ड डायरेक्शन। ओके, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन आपके पास इसमें ज़्यादा होगा। मैं सिर्फ ओवरव्यू दे रही हूँ आपको, ओके, क्योंकि इसकी ऑलरेडी चैप्टर हम क्लासरूम में कर चुके हैं। अब इनर्ट गैस डालने से कोई क्या होगा, इनर्ट गैस डालने से कोई इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि इनर्ट गैस वो गैसेस होती हैं जो रिएक्ट ही नहीं करेंगी। जब रिएक्ट ही नहीं करेंगी तो ना तो टेम्परेचर बढ़ाएंगी ना तो वॉल्यूम बढ़ाएंगी। ओके, अब टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है, तो टेम्परेचर बढ़ाने से भी इक्विलिब्रियम आपका शिफ्ट हो जाता है। मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, जैसे ये रिएक्शन है, इसमें यहाँ पे नेगेटिव का साइन लगा है, ठीक है। कभी भी नेगेटिव का साइन लगा हो इसका मतलब एनर्जी यहाँ से डिक्रीज हो रही है, कमी इसकी हो रही है, ठीक है। तो दिस इज योर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कभी भी डेल्टा H एंथैल्पी की वैल्यू नेगेटिव में हो तो वो आपके पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब है कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो फॉरवर्ड, ठीक है, तो कहाँ जाएगा आपके पास इक्विलिब्रियम, बैकवर्ड डायरेक्शन में फिक्स हो जाएगा। अब कैटलिस्ट का भी कोई इफेक्ट नहीं होता है। क्यों नहीं होता कैटलिस्ट का इफेक्ट? क्योंकि कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है, ठीक है। और अगर रेट ऑफ रिएक्शन मैंने आपको बताया था फॉरवर्ड डायरेक्शन में बढ़ रहा है तो ये बैकवर्ड डायरेक्शन में भी सेम बढ़ेगा। नेक्स्ट है व्हाट इज आयनिक इक्विलिब्रियम इन सॉल्यूशन। इलेक्ट्रोलाइट बच्चों ऐसे सॉल्यूशन होते हैं जिसमें से हम इलेक्ट्रिसिटी पास करें तो इलेक्ट्रिसिटी पास करने पर वो क्या करेंगे, अपने आयंस में टूट जाएंगे। ओके, तो जैसे कि सपोज करो मैंने एक पानी में NaCl डाला है, अगर मैं इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करूँ तो NaCl की जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में टूट जाएंगे। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, जैसे सपोज करो मैंने 10 NaCl लिए हैं, मैंने इससे इलेक्ट्रिसिटी पास की तो मेरे पास 10 ही Na पॉजिटिव बनेंगे, 10 ही Cl नेगेटिव बनेंगे, मतलब 10 के 10 NCl आयनाइज कर गए। ओके, ऐसे सॉल्यूशन को बोलते हैं हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। पर अगर मैंने सपोज करो 10 NaCl लिए हैं, 10 में से सिर्फ 7 के ही Na पॉजिटिव बने, 7 के ही Cl नेगेटिव बने, 3 आपके पास NaCl रह गए, मतलब ये वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा। जो अपने आयंस को पूरी तरह से आयनाइज नहीं करते उसको हम वीक इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। ओके, तो अब आता है नेक्स्ट आयनिक इक्विलिब्रियम। तो आयनिक इक्विलिब्रियम मतलब इक्विलिब्रियम आयंस के बीच में आ रहा है। देखो जैसे ये एसिड है, इसको पानी में डाला, एकदम से इसने एक पॉजिटिव चार्ज बना दिया, एक नेगेटिव चार्ज बना दिया और दोनों के बीच में क्या आ गया, इक्विलिब्रियम का साइन आ गया। फिर एसिड बेस, तो एसिड की डेफिनेशन आप अच्छे से जानते हो, अगर जो लिटमस पेपर को राइट कर दे वो एसिड है, जो ब्लू करते हैं वो आपके पास बेस होते हैं। ओके, एंड
अब कुछ कॉन्सेप्ट मैंने आपको ऑलरेडी क्लासरूम में बताए थे, अरहेनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस, कि किस तरह से हम एसिड और बेस की कॉन्सेप्ट को देखते हैं। अरहेनियस ने क्या बोला था, ऐसे सब्सटेंस जिसको जब हम पानी में डालते हैं तो पानी में वो टूट के H+ आयन देंगे, ठीक है, और ऐसे सब्सटेंस जिसको हम पानी में डालेंगे और टूटने के बाद OH- आयंस देंगे, वो हमारे पास बेस होते हैं। जैसे हो गया HCl को जब आप, ठीक है, पानी में डालोगे तो क्या देगा, H+ और Cl- देगा। तो ये तो था अरहेनियस ने अपना कॉन्सेप्ट दिया। अब लिमिटेशन ऑफ अरहेनियस, ठीक है, इसकी क्या लिमिटेशन थी, कुछ ऐसे एसिड भी होते हैं बच्चों जो H+ नहीं देते, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, ये आपको कोई H+ नहीं देता, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड होता क्या है, पहले ये है एसिड, अगर ये एसिड है तो हमने एसिड की डेफिनेशन क्या पढ़ी, वो H+ देगा, ये H+ नहीं देता। तो अगर ये H+ नहीं देता तो हम कैसे बोल सकते हैं कि ये एसिड होता है, ठीक है। बट ये एसिड होता है अदर कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, तो ये कुछ इसकी लिमिटेशन थी। फिर ब्रॉन्स्टेड और लॉरी ने अपना कॉन्सेप्ट दिया। ब्रॉन्स्टेड ने एसिड क्या बोला, जो H+ आयन दिए वो एसिड है, ये अरहेनियस ने भी कहा था, ठीक है। पर इसने इस H+ को एक नाम दिया प्रोटोन, जो प्रोटोन को डोनेट करे या H+ को डोनेट करे वो एसिड है, और बेस वो होगा जिसको एक्सेप्ट करेगा। तीसरा कॉन्सेप्ट आपके पास आ गया, जैसे यहाँ पे आपके पास है, ओके, जैसे एसिड देगा अपना H+ आयन, और ये NH3 इसको एक्सेप्ट करके NH4 बना देगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है आपके पास कंजुगेट एसिड बेस पेयर, ओके, तो ये कंजुगेट एसिड बेस पे पेयर आ गया। जैसे देखो ये था आपके पास, जैसे यहाँ पे वाटर बेस कर रहा है, एसिड HCl है, इसने क्या किया, अपना H+ दिया, H+ इसने ले लिया, H3O+ बन गया, इसका Cl, तो इसका पेयर और इसका पेयर कहलाएगा कंजुगेट एसिड बेस पेयर, ओके। देन हमारे पास नेक्स्ट है यहाँ पे, फिर उसके बाद लुइस ने अपना एसिड और बेस पेयर, वेरी इंपॉर्टेंट, तो लुइस ने क्या बोला, एसिड ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो क्या करेंगे, एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेंगे, ओके, वो आपके पास क्या होंगे, एसिड होंगे, और बेस होंगे जो इलेक्ट्रॉन पेयर को देंगे। तो यहाँ पे कुछ एक एग्जांपल है, ओके। फिर पीएच स्केल आपने 10 तक पढ़ा हुआ है, पीएच क्या करता है, एसिड और बेस के बारे में बताता है, ठीक है। एसिड सॉल्यूशन का पीएच आपके पास क्या होता है, <7, और बेसिक का more than 7 होता है। न्यूट्रल का आपके पास ये होता है। इसमें आयनिक प्रोडक्ट KW हम कैसे निकालते हैं, उसके बाद आपके पास KW होता है, KW होता है आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, ठीक है। जब भी हम पीएच और पीओएच, पीएच है एसिड का, पीओएच है बेस का, इन दोनों को मिला के लिखते हैं, तो आपके पास PKW की वैल्यू आ जाएगी PH/ एसिड के लिए, दिस वन इज बेसिक के लिए, और वो इक्वल टू 14 के बराबर होती है। नेक्स्ट आपके पास है डाई और पॉलीबेसिक एसिड, ओके। पॉलीबेसिक एसिड वो होते हैं जो एक से ज़्यादा H+ आयन देंगे, जैसे H2SO4। आप इसको पानी में एक बार डालोगे तो फर्स्ट अपना एक H देगा, ये H+ प्लस HSO4 नेगेटिव। अभी भी देखो इस HSO4 के पास एक और H है डोनेट करने के लिए, तो ये हो गया H+, SO4 2 नेगेटिव। तो इसको डाई बेसिक बोलेंगे, जो दो हाइड्रोजन देंगे वो आपके पास डाई बेसिक होंगे, जो ज़्यादा देंगे वो आपके पास पॉलीबेसिक होंगे, ओके। एंड नेक्स्ट वन इज योर, अगर आपके पास इस तरह से एसिड की स्ट्रेंथ दी हुई है, जैसे HF, HCl, HBr एंड HI, तो इन चारों में से कौन जल्दी हाइड्रोजन रिलीज़ करेगा, जो जल्दी H+ आयन देगा वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। तो मैंने आपको ऑलरेडी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में बताया था कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होती है, क्लोरीन की, देन ब्रोमीन की, देन आयोडीन की। तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी वो H+ को उतना ज़्यादा रिलीज़ करेगा, ओके। देन इज़ अ बफर सॉल्यूशन। बफर सॉल्यूशन ऐसे सॉल्यूशन होते हैं जिसमें आप थोड़ा सा एसिड या बेस डालो तो उसके पीएच पे कोई असर नहीं होता। फॉर एग्जांपल योर ब्लड, ओके। दिन भर हम कई खट्टी चीज़ें खाते हैं, कुछ एसिडिक चीज़ें खाते हैं, जैसे पेप्सी वगैरह पीते हो आप, तो वो आपके ब्लड में जाके आपके ब्लड के पीएच को नहीं बढ़ाती है। क्यों नहीं बढ़ाती, क्योंकि ब्लड में कुछ बफर के सॉल्यूशंस होते हैं, जैसे एसिटिक एसिड, सोडियम एसिटेट, बाइकार्बोनेट आयन, HCl एक्सेट्रा। वैसे ही बफर दो टाइप के होते हैं, एसिडिक एंड बेसिक, ओके। तो दिस वन इज कुछ एग्जांपल एसिडिक के लिए, कुछ बेसिक के लिए। तो ओवरव्यू के साथ ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है, और आप अच्छे से
पेपर्स की तैयारी कीजिए। थैंक यू।